वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए लेकर आए हैं उनकी साइंस की क्लास का अगला वीडियो। देखिए, साइंस की क्लास में अभी तक आपने जो बायो का सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया था। स्टार्टिंग का जो चैप्टर था जैव विकास वाला, पारिस्थितिकी तंत्र वाला, उसके बाद हमने बात की थी खनिज एवं अयस्क की। तो उस चैप्टर का जो आधा पार्ट था वो हमने आपको करा दिया था, खनिज एवं अयस्क उन दोनों के बारे में बताया था। फिर आपको धातु और अधातु दोनों में अंतर और दोनों के गुण अलग अलग हमने आपको बता दिए थे। इसके बाद बात आती है इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर की। हमने इसी पोर्शन में धातुओं के बाद हमने आपको बताया था कि जो खनिज होते हैं वो नीचे से जो निकाले जाते हैं जमीन से, वो अशुद्धियों के रूप में होते हैं। इनमें काफी सारी चीजें होती हैं। क्योंकि सीधी सी बात, अगर कोई चीज जमीन से निकाली जाती है तो मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं मिट्टी, कंकड़, पत्थर, ये चीज तो नॉर्मल सी बात है, हो ही जाती है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। तो उन चीजों को हम प्योर साफ करके प्योर धातु कैसे निकालते हैं, उस चीज पर आज हम बात करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है धातु निष्कर्षण। क्या है आपका टॉपिक? धातु निष्कर्षण। इसे और भी एक नाम देते हैं, क्या? धातु निष्कर्षण या धातु कर्म। धातु कर्म को इंग्लिश में कहते हैं मेटलर्जी। अरे, मेटलर्जी एक अलग से डिपार्टमेंट होता है आपका साइंस में। मेटलर्जी का ही डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम केवल प्योर धातुएं निकालना सीखते हैं। कौन सी धातु किस से कैसे निकालते हैं, उसकी सारी जो प्रोसेस होती है वो इसके अंतर्गत आती है। तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, कोई भी धातु को कितने स्टेप में, कितने चरण के बाद निकल के प्योर होती है, इस सब चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? धातु का निष्कर्षण, धातु निष्कर्षण या धातु कर्म। तो सबसे पहले बात करते हैं धातु निष्कर्षण की। तो देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है निष्कर्षण। निष्कर्षण का मतलब हम सभी जानते हैं, निकालना। मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारे जो खनिज या अयस्क पाए जाते हैं उनसे धातुओं को निकालना। देखिए, खनिज और अयस्क के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि जो खनिज होते हैं वो मिट्टी के अंदर से जो मोस्टली चीजें निकाली जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। और जो अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे खनिज जिनमें से किसी भी धातु का निष्कर्षण ज्यादा मात्रा में और कम खर्चे, मतलब किसी भी खनिज से हम ज्यादा से ज्यादा धातु प्राप्त करें और हमारी जो लागत है, जो खर्चा है, वो बहुत कम होना चाहिए। तो ऐसे खनिजों को हम कहते हैं अयस्क। तो हम सीधी से बात करेंगे अयस्क की धातु। इसमें देखिए डेफिनेशन हमारे पास लिखी क्या कि अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं। मतलब जो हमें जमीन से अयस्क मिला है उसमें से जब हम किसी भी अयस्क में वो जमीन से प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं आपके पास। अगर हमने मिट्टी से कोई भी चीज उठाई तो सिंपल सी बात है, उसमें मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर, ये अशुद्धियां होती हैं। इसके अलावा मिट्टी के नीचे जो चीजें दबी होती हैं उसमें बहुत ही प्रकार की ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, ऐसे अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां रहती। दो तीन पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक यौगिक के रूप में हमें नीचे से मिलती हैं। तो उस यौगिक से, उस अयस्क से हमें जो हमारी मेन धातु है, जिस चीज का वो अयस्क है, तो उस मेन धातु को प्राप्त करने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं धातु निष्कर्षण। मतलब अयस्क से जब हम किसी धातु को प्योर रूप से अलग करने की जो प्रोसेस करते हैं, अलग करने के लिए जो काम किया जाता है, जो क्रिया होती है, उसे हम कहते हैं निष्कर्षण। उसके बाद बात करते हैं दूसरी लाइन में, देखिए डेफिनेशन लिखी, किसी शुद्ध धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण विधि को धातु कर्म कहते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ से एक चीज तो सीधे पता चल रही है कि कोई भी अयस्क, उसमें से किसी भी धातु का निष्कर्षण एक बार में नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें स्टेप टू स्टेप 3-4 बार 5 स्टेप फॉलो करनी पड़ती हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है 3-4-5 स्टेप की, उस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम धातु कर्म या मेटलर्जी। मतलब किसी भी ओर से, अयस्क से किसी भी मेटल या धातु को निकालने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं मेटलर्जी या धातु कर्म। तो देखिए, बात करते हैं कि मेटलर्जी के पद, मतलब मेटलर्जी की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप हमें दे रखा किसे अयस्क का सांद्रण। मतलब क्या है, हम जो मिट्टी से अयस्क निकालते हैं वो पत्थरों के रूप में होगा, बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होगा। सबसे पहले उसे हम बारीक पीसेंगे। क्या करेंगे? बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल एज अ पाउडर। फिर क्या करेंगे? उसका सांद्रण करते हैं। सांद्रण की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम आगे बताएंगे कि सांद्रण के लिए 3 विधियां आपकी यूज की जाती है: गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि और चुंबकीय पृथक्करण विधि। इन 3 प्रोसेस का अलग अलग अयस्क के हिसाब से इनका यूज किया जाता है और उसी से अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सांद्रण के बाद बात करते हैं निस्तापन की। सांद्रित किया हुआ अयस्क, उसका निस्तापन किया जाता है। निस्तापन के बाद उसका भर्जन किया जाता है।
भर्जन के बाद उसका प्रगलन किया जाता है और प्रगलन के बाद आता है धातु का शोधन। मतलब ये 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके किसी भी धातु का होता है शोधन। मतलब किसी भी धातु को अलग से निकालने के लिए जो धातु कर्म, मतलब उसके जो 5 पद हैं, जो पूरी प्रोसेस है ये आप मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि ये जो इतनी पूरी प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, धातु कर्म। इसे हम कहेंगे धातु कर्म या मेटलर्जी। मतलब किसी भी धातु को ऐसे निकालने के लिए पूरी ये प्रोसेस जो होगी वो आपकी हो जाएगी क्या, धातु कर्म या मेटलर्जी। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे इन चीजों पे, इन 5 पॉइंट पे, इनके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां, कौन कौन सी भट्टियां यूज की जाती है, उनके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि कैसे कैसे करके एक धातु प्रेयर मतलब प्योर रूप से बाहर निकाली जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस पे पिछले हुए अयस्क का सांद्रण, अयस्कों के सांद्रण की। तो देखिए अयस्कों के सांद्रण में कुछ विधियां यूज की जाती हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जो आपका धातु कर्म का सबसे पहला स्टेप होता है अयस्कों का सांद्रण। उसमें देखिए आपकी 3 विधियां होती है, मुख्य रूप से यूज की जाती है। देखिए सबसे पहले आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी आपकी फेन या झाग प्लवन विधि और तीसरी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए इन तीनों विधियों में जो जो प्रोसेस होता है उसका हमने फिगर आपके सामने बना रखा है, पूरा चित्र आपको डिटेल में अच्छे से समझा देंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो देखिए जब अयस्क में कुछ हल्की अशुद्धियां पाई जाती है, बहुत ही लाइट वेट हो, जिनका वजन कम हो, ऐसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं क्या, आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखिए इस विधि में क्या होता है, जो अयस्क होता है, पिसा हुआ अयस्क होता है, उसको पानी के साथ धोया जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, क्या नीचे से पानी का प्रेशर ऊपर की तरफ इसमें निकालते हैं। एक हमारा जो टैंक दे रखा है उसमें ऊपर से क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से हम पिसा हुआ अयस्क धीरे धीरे गिराते हैं, ठीक है, और नीचे से पानी को प्रेशर देते हैं। तो ये पूरा टैंक जब पानी से भरा रहता है तो उसमें क्या होता है, जो नीचे से पानी का प्रेशर ऊपर जाता है और हमारा ऊपर से जो अयस्क नीचे गिरता है उसमें जो हल्की अशुद्धियां होती है वो पानी के ऊपर तैरने लगती हैं, और जो भारी अयस्क होता है और या भारी अशुद्धियां जो उसमें बचती है वो वहां पे नीचे देखिए धीरे धीरे इकट्ठा हो जाती है नीचे वाले बॉक्स में। और यहाँ से क्या होता है, सांद्रित अयस्क, मतलब यहाँ से जो सांद्र किया गया, बिल्कुल प्योर नहीं होता, केवल सांद्र किया गया कि थोड़ी बहुत मात्रा में जो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से देखिए क्या किया, ऊपर से पिसा हुआ अयस्क डाला, नीचे से पानी का प्रेशर। तो क्या होता है, ये पूरा टैंक जो पानी से भरा रहता है, तो ऊपर से जो अयस्क गिरता है उसमें से जो अशुद्धियां होती हैं आपकी, जो हल्की अशुद्धियां होती हैं, जिनका वजन कम होता है, जो पानी में चीजें तैर सकती हैं, वो क्या आता है, पानी में तैर के ऊपर से निकल जाती हैं, इस वाले साइड कॉर्नर से बाहर निकल आती है। और उसमें जो भारी बचता है, भारी मेटल बचती और भी जो अशुद्धियां बचती वो धीरे से वहां से उठ के पानी में सीधी सी बात है नीचे आ जाएंगी, बैठ जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, उनको हम यहाँ से निकाल लेते हैं सांद्रित अयस्क। ये होती है आपकी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। देखिए यहाँ पे एक टर्म लिखी अधात्री। तो जो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में जो भी हमारा अवशेष निकलता है, अशुद्धियां निकलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अधात्री। उम्मीद करते हैं आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी विधि की। दूसरी विधि हमने आपको बताई थी झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि। तो इसमें क्या था, इसमें एक बड़ा सा टैंक होता है और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा अयस्क होता है, अयस्क को जल और तेल, 3 चीजों का मिश्रण लेते हैं। क्या आपका एक तो अयस्क हो गया, दूसरा आपका पानी हो गया और तीसरा आपका हो गया तेल। तो इन चीजों के मिश्रण को हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टैंक में भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखने की बात है, जो तेल होता है वो हम लोग यूज करते हैं चीड़ का तेल। ज्यादातर हम इसमें चीड़ का तेल यूज करते हैं और तेल जो है बहुत कम मात्रा में यूज किया जाता है, केवल और केवल इतना कि अयस्क जो है वो चिकना हो सके। और फिर हम क्या करते हैं, जब उसमें पूरे कंटेनर में हम भर देते हैं आपका अयस्क, तेल और पानी, इन तीनों का मिश्रण भर के ऊपर से एक ट्यूबर से वायु प्रवाहित की जाती है, काफी तेज स्पीड में वायु प्रवाहित की जाती है। तो आप समझ सकते हैं जब किसी भी कंटेनर में एक तरफ से पूरा भरा होगा, ऊपर से काफी तेज मात्रा में वायु उसमें जब नीचे से प्रवाहित करेंगे तो अंदर का जो पानी उसमें थोड़ी सी हलचल उत्पन्न होगी। उससे क्या होगा, जो आपका अयस्क होता है और जो तेल होता है वो दोनों आपस में मिक्स होकर क्या करते हैं, झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं, झाग या फेना बना लेते हैं। वो क्या होता है, अयस्क और तेल आपस में झाग बना लेते हैं और वो झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं। और उसमें जो भारी अशुद्धियां होती है, मेटेलिक अशुद्धियां होती है, जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती, जो भी भारी एलिमेंट होते हैं वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हमारे हल्के अयस्क होते हैं उसमें से जो हम प्योर मेटल जो हमें निकालनी होती है वो हम इस विधि से बाहर निकाल लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखिए पानी भरा,
एक टैंक लिया, टैंक में आपको अयस्क, जल और तेल तीनों चीजों का मिश्रण कर दिया। तेल बहुत ही कम मात्रा में रखते हैं और उसको टैंक में भर के फिर ऊपर से उसमें वायु प्रवाहित करते हैं। जब वायु प्रवाहित की जाती है तो आपका अयस्क और तेल दोनों आपस में मिक्स होकर कंबाइन होकर झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं। तो हमें जो शुद्ध अयस्क होता है वो झाग को हम ऊपर से उतार लेते हैं, ऊपर से फिर उसको सुखा लेते हैं और वापस फिर वो पाउडर के रूप में हमारे पास आ जाता है। तो इस तरीके की जो हल्के अयस्क होते हैं इसमें आपके मेनली जो कॉपर होता है और जो जिंक होता है, इनके सल्फाइड, इनके अयस्कों का सांद्रण है वो इस विधि से किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पेन प्लवन विधि भी समझ में आ गई होगी। आपके सेमेस्टर एग्जाम के रिगार्डिंग ये फिगर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है वो आपसे एग्जाम में केवल एक फोटो ही बनवा ले कि इस चीज की फोटो बना के देगा, एक झाग प्लवन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या आपको चुंबकीय विधि। तो इन सबका पूछ भी सकते हैं प्रोसेस, ये केवल और केवल फोटो बनवाने के लिए भी आ सकता है और ये पीछे एक सेमेस्टर एग्जाम्स में आया भी है। अब बात करते हैं तीसरी विधि की, चुंबकीय पृथक्करण विधि। आपकी जो तीसरी विधि है वो है आपकी चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण, चुंबक का नाम सुनते ही आपके माइंड में एक चीज तो अच्छे से ध्यान में आ गई होगी, जिसमें कहीं ना कहीं चुंबक का यूज किया गया होगा और कहीं ना कहीं ऐसी चीजें यूज की इसमें से निकलेंगी जो चुंबक से थोड़ा अफेक्टेड होती हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम चुंबक के दो रोलर लेते हैं, एक ये रोलर ले लिया और उस पर क्या करते हैं, एक बेल्ट घूमती है, ये ऐसे चुंबक की बनी हुई, चुंबकीय पदार्थ की बनी हुई एक बेल्ट, ये इस चीज के चारों तरफ ऐसे घूमती है। जैसे हमने आटा वाली चक्की देखी होगी आपने, वो वहां पे दो रोलर पे पूरा पट्टा, पूरी पुली घुमाता रहता है और वो पट्टा घूमता रहता है। तो सेम उसी तरीके से इसमें भी क्या आता है, यहाँ से ये घूमेगा और ये घूमेगा। जब ये राउंड होगा तो ये पट्टी जो है पूरी इसके चारों तरफ घूमती रहती है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर से किसी कील या किसी भी चीज के माध्यम से अयस्क, अशुद्धता, इम्प्योर जो अयस्क होता है, ऐसा अयस्क जिसमें से धातु के ऑक्साइड, मतलब ऐसे चुंबकीय पदार्थ जैसे टिन हो गया, आपका लोहा हो गया, ऐसी अशुद्धियां जिस अयस्क में पाई जाती हैं, उस अयस्क को लेके इसके एक सिरे से ऊपर से गिराना स्टार्ट करते हैं। और फिर जब ये बेल्ट यहाँ से घूमती यहाँ से यहाँ तक आती है और यहाँ से आने के बाद ये नीचे घूमती है और नीचे घूमने का फिर वापस आती है। तो जब ये बेल्ट यहाँ से नीचे घूमती है तो उस समय अयस्क में जो चुंबकीय अशुद्धियां होती हैं वो तो बेल्ट के साथ चिपकी रहती है यहाँ तक, और लेकिन उसके बाद जब उस अयस्क में जब कोई भी चुंबकीय अशुद्धियां नहीं होती, तो जैसे यहाँ से कॉर्नर से गिरता है, जो चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, अयस्क जो प्योर होता है, वो क्या होता है, वो यहाँ से बाहर की तरफ, दूर की तरफ ऐसे गिरता है इधर की तरफ। और जो उसमें चुंबकीय अशुद्धियां पाई जाती हैं, जो भी चीज है, टिन या लोहा वगैरह की अशुद्धियां, वो क्या है, इस रोलर के चक्कर में यहाँ पे चिपकी रहती है, यहाँ से चिपकती। जब ये बेल्ट यहाँ से अलग होती तो फिर ये अशुद्धियां धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में जाके गिरती हैं जाके। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। एक रोलर, एक चुंबकीय पृथक्करण विधि में दो रोलर होते हैं चुंबक के बने हुए, उस पर एक पट्टा या पहले चमड़े का पट्टा, किसी भी चीज का एक पट्टा घूमता रहता है, लोहे का पट्टा। और उसमें क्या करते हैं, इसके एक सिरे से हम अयस्क की अशुद्धियां, अशुद्ध अयस्क, इम्प्योर ओर जो होता है, उसे गिराते रहते हैं। और ऊपर से क्या होता है, वो पट्टा घूमता रहता है कंटिन्यू। तो यहाँ से लेके जब वो चलता रहेगा और जब वो इस रोलर के पास आएगा तो उस समय अयस्क में जो लौह पदार्थ की अशुद्धियां पाई जाती हैं या चुंबकीय पदार्थों की अशुद्धियां, ऐसे पदार्थ जिनमें चुंबकत्व का गुण होता है, उनकी अशुद्धियां अगर उस अयस्क के अंदर पाई जाती हैं तो क्या होता है कि वो यहाँ से इस रोलर के आसपास चिपकी रहती है। और कब तक, जब तक वो रोलर के संपर्क में रहती हैं। लेकिन जो अयस्क या जो अशुद्धियां जिनमें चुंबकीय पदार्थ नहीं पाया जाता, वो चीजें यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ती हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाती है। और चूंकि इसमें स्पीड होती है तो वो कोई भी चीज बिल्कुल सीधे नीचे न गिरते, थोड़ी जाके आगे गिरती जाके। तो एक आगे कंटेनर लगा देते हैं, उसमें हम अयस्क भर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, जो उसके अंदर चुंबकीय या लौह पदार्थ की अशुद्धियां होती है वो आपके उसके साथ कंटेनर के साथ जुड़ती है और फिर नीचे तक आके इधर दूसरे कंटेनर में गिरती है। इस तरीके से हम ऐसे अयस्क का सांद्रण करते हैं जिनमें चुंबकीय पदार्थ या गुण पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको सांद्रण की ये विधियां समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप है आपका सांद्रण के बाद करते हैं हम निस्तापन। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, पिसे हुए अयस्क का किया था सांद्रण, फिर उसके बाद आते हैं निस्तापन पे। तो निस्तापन क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कार्बोनेट अयस्क को उसके गलनांक से निम्न ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए वायु की अनुपस्थिति में तेजी से गर्म किया जाता है। क्या करते हैं, जो आपका सांद्रित अयस्क होता है फर्स्ट स्टेप के बाद, उसमें क्या होता है, ऐसे जिसमें कार्बोनेट अयस्कों को
ऐसे अयस्क जिसमें जो कार्बोनेट टाइप के होते हैं उनको क्या करते हैं, उनके गलनांक से निम्न ताप पर उनका गलनांक, जैसे कोई भी मेटल होता है उसके प्योर गलनांक होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो धातु पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। गलना मतलब पिघलना, और मेल्ट माने होता है पिघलना। तो मेल्टिंग पॉइंट ये हो जाता है कि कोई भी धातु किस टेम्परेचर पर पिघल रही है। तो यही कहा गया हमसे कि उसके गलनांक से निम्न ताप पर ऑक्साइड परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, उसके निम्न ताप पर उसे ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में उसे गर्म करते हैं बहुत तेज से, और जो ये प्रक्रिया होती है वो आपकी हो जाती है निस्तापन। इस विधि में जैसे आपका लेड कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया, उनको क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं उसके गलनांक से नीचे, इतने टेम्परेचर की वो गले ना धातु। और इससे क्या होता है, जो आपका अयस्क होता है वो आपका हो जाएगा आपके उसमें से जो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बात कर लेते हैं लेड कार्बोनेट मतलब PbCO3, और इसे हमने गर्म कर दिया, इतना गर्म किया कब तक, वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करेंगे, और हमें निकालना है ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड मतलब ये हो गया आपका PbO प्लस, यहाँ से देखिए एक O निकल गया इसके साथ, और यहाँ से हमारे पास बच गया CO2। तो जब हम वायु की अनुपस्थिति में इसे गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गई, और हमारे पास लेड ऑक्साइड, या इसे हिंदी में लिथार्ज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम लिथार्ज होता है, ये भी हमसे कहते हैं। तो ये लेड ऑक्साइड हमने निकाल लिया है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ZnCO3 जिंक कार्बोनेट का अयस्क है, उसको हम गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल आती है। तो क्या होता है निस्तापन में, किसी भी अयस्क में, ऐसे अयस्क जिसमें कार्बोनेट के पाए जाते हैं, कार्बोनेट अयस्क को उसके गलनांक से निम्न ताप पर ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए उससे वायु की अनुपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी हो जाती है निस्तापन। निस्तापन के बाद अब अगला स्टेप आता है भर्जन का। बात करते हैं अपना थर्ड स्टेप जो हमारा है भर्जन। क्या होता है, सबसे पहले अयस्क का करते हैं सांद्रण, सांद्रण के बाद हमने किया निस्तापन, और निस्तापन के बाद अब आती है बारी भर्जन की। तो इस विधि में क्या होता है, देखिए निस्तापन और भर्जन दोनों लगभग एक ही जैसी विधियां होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भर्जन की। तो भर्जन की जो आपकी प्रोसेस होती है वो होती है आपकी परावर्तनी भट्टी में गिराई जाती, और ये जो प्रोसेस आपकी क्या होती, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, वो ये प्रक्रिया हो जाती है आपकी भर्जन। क्या करते हैं, देखिए निस्तापन में क्या हुआ था, अयस्क को उसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया था, और यहाँ पे क्या करते हैं, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। दोनों प्रक्रिया लगभग सिमिलर ही होती है, बस थोड़ा ही डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या करेंगे, अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। इससे क्या हो जाता है, जो अयस्क होता है उसकी जो अशुद्धियां या व्यर्थ गैसें वो निकल जाती हैं। भर्जन की प्रक्रिया में आपके सल्फाइड टाइप के अयस्क और जो आपके फास्फोरस ऐसे जो अयस्क होते हैं इनकी अशुद्धियां दूर की जाती हैं। देखिए भर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है, ये आपकी परावर्तनी भट्टी होती है, एक ईंटों की बनी हुई। हमने यहाँ पे अयस्क रखा और उसकी एक साइड में यहाँ से भट्टी के द्वारा आग जलाई जाती है। अब जब यहाँ से ये गर्म किया जाता है तो ये पूरा पोर्शन गर्म होता है, अयस्क भी धीरे से गर्म होता है, और यहाँ से जब गर्म निकलती गैसें, यहाँ से जो गर्म गैसें निकलती और यहाँ से अयस्क को गर्म होने के बाद जो गैसें उठती यहाँ से, वो सब आपस मिलके यहाँ से जाके ऊपर निकल जाती है व्यर्थ गैसें। तो हमारी परावर्तनी भट्टी में क्या होता है, उसमें हम भट्टी में आग के माध्यम से अयस्क को गर्म करते हैं। इससे अयस्क की जो अशुद्धियों वाली गैसें होती वो गर्म होकर बाहर निकलती हैं, और जो उसके साथ साथ हमारी जो आग की जो गैस आती है उसके साथ दोनों गैसें कंबाइन होकर इस चिमनी से बाहर निकल जाती है व्यर्थ गैसें। तो उम्मीद करते हैं भर्जन की प्रक्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। क्या होता है, इस विधि में अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, अयस्क में जो अशुद्धियां होती है, गैसीय अशुद्धियां, वो एक तरीके से गर्म होकर हल्की हो जाती है, निकल जाती है मेटल से, अयस्क से ऊपर उड़ जाती है और फिर वो चिमनी से बाहर निकल जाती है। इसमें हमने आपको बताया कि इसमें कॉपर हो या आपके सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड या जो दूसरे आपके सल्फर वगैरह, फॉस्फोरस, ऐसे अयस्कों की अशुद्धियां की जाती है। जैसे अगर हम ले लें कि कॉपर सल्फाइड की कोई अयस्क है, मान लिया Cu2S,
कॉपर सल्फाइड, इसमें से हमने क्या किया, वायु की उपस्थिति में इसको करना है गर्म। वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में से जब गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, इसमें से निकल जाती है अशुद्धियां हमारी। तो हमने यहाँ से लिया Cu2S, यहाँ पे है 3O2। तो अगर हम इससे अगर हमें निकालना है तो हमारे पास यहाँ पे बन सकता है क्या, एक तो आपका ऑक्साइड में बदल जाएगा, जो आपका सल्फाइड है वो ऑक्साइड में बदल जाएगा, प्लस हमारी जो अशुद्धियां हैं यहाँ से देखिए सल्फर और ऑक्सीजन SO2 इस तरीके से बाहर निकल जाएगी, हमारे पास ये कंटेंट बचेगा। अब हम देख लेते हैं हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉपर 2 है बराबर, सल्फर भी बराबर, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है। तो या तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 3। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑक्सीजन का अणु, इसमें 2 अणु होते हैं, तो हम या तो यहाँ से 3/2 ऑक्सीजन ले सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारी जो ऑक्सीजन है यहाँ से भी 3 ऑक्सीजन हो जाएगी और ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए भर्जन के बाद अब बात आती है प्रगलन की। तो जो हमारा जो चौथा स्टेप है वो है प्रगलन। इसमें क्या होता है, इसमें अयस्क को उचित गालक मिलाकर मिश्रण को प्रायः वात्या भट्टी में उच्च ताप पर गलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रगलन कहते हैं। क्या करते हैं, ये हमारी वात्या भट्टी है, इसमें क्या करते हैं, अयस्क में उचित गालक मतलब अयस्क में जो मेटल होते हैं बाकी सारी चीजें मिलती है, उसे गलाने के लिए कोई ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जो इसको गलने में सहायता करते हैं। तो इस पदार्थ को क्या कहते हैं, गालक। तो अयस्क में उचित गालक मिलाकर उसको वात्या भट्टी में हाई टेम्परेचर पर उसे गर्म करते हैं, और जब गर्म कर देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, अयस्क जो होता है वो पिघल जाता है, जो धातु होती है वो पिघल जाती है। और इसमें क्या होता है, जो आपका गालक हम मिलाते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां, ऑक्साइड वगैरह की जो अशुद्धियां होती वो गालक के साथ मिलकर एक साइड में निकल जाती है, और आपकी जो प्योर मेटल होती है, धातु, गली हुई धातु, वो दूसरी तरफ निकल जाती है। तो देखिए ये होती है वात्या भट्टी, अग्निरोधक ईंटों की बनी हुई होती है, और इसके चारों तरफ ये जल का पैकेट लगा हुआ था इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और इसे हम ऊपर से यहाँ से काट से गर्म करते हैं, यहाँ से आपका अयस्क डाला जाता है, यहाँ पे भरा रहता है, भर्जित अयस्क होता है। भर्जन की प्रक्रिया के बाद फिर जब उसमें हम गालक और अयस्क को मिला के यहाँ पे रखते हैं, फिर उसे जब हम गर्म किया जाता है तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, पिघल के धीरे धीरे नीचे आता है। आपका गालक और अशुद्धियां वो थोड़ी हल्की होती है धातु से, जो यहाँ से निकल के बाहर हो जाती है, और आपकी जो भारी धातु होती है वो बिल्कुल नीचे से उसकी निकलना प्रारंभ हो जाती है, जो प्योर धातु होती है वो। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वात्या भट्टी की प्रोसेस क्या होती है। ईंटों की बनी हुई भट्टी होती है, अग्निरोधक ईंटें होती है, इसके चारों तरफ जल का पैकेट लगाया होता है, ये दीवार होती है जिससे इसका जो टेम्परेचर हो वो मेंटेन करते रहे हम टाइम टू टाइम। और फिर क्या करते हैं, इसमें अयस्क में उचित गालक या कोई ऐसा पदार्थ मिला देते हैं जिससे वो धातु और अयस्क सारी चीजें पिघल जाए आराम से। इस ऐसा पदार्थ मिला देते हैं, इससे क्या होता है, आपका जो पदार्थ होता है उस अयस्क से निकलने वाले अशुद्धियों के साथ रिएक्शन करके, क्रिया करके जो भी है वो धातुमल बना लेता है, वो मिट्टी के इस वाले से सिरे से निकलता है, और उसमें से नीचे से प्योर धातु निकल आती है। तो अब हमारे पास जो 4 स्टेप थे वो हो गए कंप्लीट, अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन और प्रगलन। अब आती है लास्ट प्रक्रिया, धातु का शोधन। तो जो किसी भी धातु का 100% तो प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन लगभग 99.9% तक प्राप्त करने के लिए जो मेन विधि होती है वो आपकी आती है विद्युत अपघटनी विधि। इस विधि से किसी भी धातु का करते हैं हम शोधन। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी अगली विधि की, कि जो 4 स्टेप होते हैं स्टार्टिंग के, सांद्रण, निस्तापन, भर्जन और प्रगलन। इसके बाद जो धातु निकलती है वो लगभग 70 से 80% तक प्योर हो जाती है। उसके बाद जो फाइनल स्टेप आपका आता है विद्युत अपघटनी विधि या धातु का शोधन। तो उसके लिए हम विद्युत अपघटनी विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में क्या होता है, एक टैंक के अंदर एक सोल्यूशन बना देते हैं अयस्क का, पानी के साथ विलयन बना के भर देते हैं, फिर उस टैंक में 2 छड़ें लटका देते हैं, एक एनोड की और एक कैथोड की। तो आपका जो एनोड की छड़ होती है वो अशुद्ध धातु की छड़ होती है, अयस्क की छड़ होती है आपकी, और जो कैथोड होती है वो शुद्ध धातु की छड़ होती है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जब और फिर एनोड को आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही हम इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या आता है, एनोड के जो इलेक्ट्रॉन आयन होते हैं वो विलयन में घुलना स्टार्ट हो जाते हैं, और विलयन में अशुद्ध धातु और धातु दोनों घुल जाते हैं। और फिर जब क्या होता है, विलय में आने के बाद जो शुद्ध धातु होती है वो कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज के रूप में उसके ऊपर जमा होने लगती है। क्या होती है,
एनोड के रूम में जो हमने अयस्क की पतली छड़ या जो भी लटकाया, उसमें से क्या होगा, वो विलयन में घुलेगा और विलयन में घुलने के बाद जो शुद्ध धातु होती है वो कैथोड पर जमने लगती है और बाकी जो अशुद्धियां होती है वो विलयन के साथ अशुद्धियों के रूप में उसकी तलहटी में बैठ जाती है। इसके साथ जो हमें धातु प्राप्त होती है लास्ट में, वो एकदम से प्योर धातु मिलती है। मतलब सबसे ज्यादा शुद्ध धातु अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं इस विद्युत अपघटनीय विधि से। इससे ज्यादा प्योर धातु और किसी भी विधि से प्राप्त नहीं की जा सकती। ये एक फाइनल स्टेप होता है। इसके बाद जो हमें धातु प्राप्त होती है लगभग प्योर प्राप्त होती है। तो क्या होता है, इसमें एक टैंक होता है, उसमें विलयन ले लेते हैं और उसमें दो छड़े, एक एनोड की छड़, एक कैथोड की छड़। एनोड की छड़ के रूप में हम अयस्क को अशुद्ध धातु के रूप में यूज करते हैं और कैथोड की छड़ पर हम उसी अयस्क की जो शुद्ध धातु है उसका उपयोग करते हैं। और जैसे ही इस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जो आपका एनोड है उससे इलेक्ट्रॉन आयन निकल के विलयन में घुलते रहते हैं और विलयन से जो शुद्ध धातु होती है वो कैथोड पर जमने लगती है और जम के इकट्ठा हो जाती है। तो इससे जो कैथोड से हमें प्योर धातु मिल जाती है। तो आपका ये हो गया अयस्कों के सांद्रण का, धातुकरण का पूरा प्रोसेस क्या हुआ, सांद्रण, विस्थापन, भर्जन, प्रगलन और धातु का शोधन। तो इस तरीके से कोई भी धातु प्योर की जाती है। देखिए, धातुओं के शोधन तक जो बात थी धातुकरण की वो खत्म हो गई। अब हमारे पास आती है टॉपिक है आपका संक्षारण। धातुओं में संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण को अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो जैसे किसी भी धातु में क्या होता है, अलग तरीके की परत जम जाना। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है कि धातुओं का उनकी सतह पर वायु, आर्द्रता अथवा रसायन के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। क्या है? कोई भी धातु है, अगर मान लो कहीं वो पड़ी है, खुले में पड़ी है, तो वायु द्वारा या तो आर्द्रता, मॉइस्चर या नमी के द्वारा या किसी रसायन के द्वारा अगर वो आपस में क्रिया करके धीरे धीरे करके संक्षारित हो जाती, उसके ऊपर एक परत जम जाती है, तो वो धीरे धीरे वो परत उस धातु को धीरे धीरे नष्ट कर देती। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो होती है संक्षारण। जैसे क्या होता है, अगर हम लोहे को खुले में थोड़े दिन के लिए डाल दें तो क्या हो जाता है, पहले तो धीरे धीरे वो हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में आता है, उस पर एक भूरी परत जम जाती है, भूरी रंग की परत। उसे क्या कहते हैं हम लोग, जंग कहते हैं। मतलब लोहे में जंग का लगना जो प्रोसेस होती है वो संक्षारण की प्रक्रिया होती है। अगर वो लोहा काफी टाइम तक ऐसे बाहरी पड़ा रहे तो धीरे धीरे जंग लग लग के लोहा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो परत जमी है वो संक्षारण का कार्य करती और वो तब तक चलती रहती जब तक कि लोहा नष्ट नहीं हो जाता। तो यही हमारा प्रोसेस है। क्या है कि धातुओं का उनकी सतह पर वायु, आर्द्रता, नमी या मॉइस्चर अथवा रसायन के प्रभाव द्वारा जो खुद ही नष्ट हो जाती है, तो ये प्रक्रिया होती है संक्षारण। और ये बहुत ही देखा जाए बहुत ही कठिनाई का विषय होता है। जहाँ पे अगर बड़े बड़े कंपनियों की बात करें, वहाँ पे जो मशीनें होती है धातुओं की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, तो उनमें अगर ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है तो काफी टाइम तक मशीनों में हवा भी लगती है, पानी भी लगता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए उसके कुछ विधियां, कुछ उपाय भी किए जाते हैं। जैसे क्या है, उपयुक्त डिजाइन द्वारा। देखिए क्या है, संक्षारण से बचने का उपाय एक है कि उपयुक्त डिजाइन। किसी भी चीज का ऐसा डिजाइन बनाया जाए कि उसमें की बाहर की साइड में पानी ना भरे या हवा वगैरह, हवा के संपर्क में आने से तो ज्यादा नहीं रोक सकते, लेकिन हवा को रोका नहीं, ऐसा बनाना चाहिए कि हवा ज्यादा देर रुके ना, पानी की बूंदे ना बने ज्यादा। ऐसी जगह, ऐसे कोने वाली चीजें नहीं बनानी चाहिए जहाँ पे ठोस चीजें जाके जम जाए, जिससे हम उसे साफ करने में दिक्कत हो। तो ऐसे अगर डिजाइन बनाएंगे तो पानी वगैरह अगर भर जाता है तो संक्षारण की प्रक्रिया होने में बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे आप तांबे की बात करते हैं, तांबे में आपने देखा होगा, तांबे के बर्तन में अगर थोड़ा भी पानी की बूंद रह जाती है तो अगर उसे 1-1.5 घंटे बाद देखे तो वो बूंद की बूंद बनी रह जाती है और धीरे धीरे वो हरी रंग की एक परत बना लेती है तांबे की सतह पर। तो उसी प्रकार से ये सारी चीजें होती है, वो उनकी डिजाइन पे डिपेंड करता है कि ऐसी डिजाइन बनाया जाए जिससे वो वहां पे कोई भी चीज रुके ना। दूसरी बात है शुद्ध धातु का प्रयोग करके। किसी भी धातु में सबसे ये जो संक्षारण की प्रक्रिया होती वो इस बात पे निर्भर करती है कि धातु प्योर कितनी है। मतलब जो भी धातु होती है वो जितनी ज्यादा प्योर होगी, जितनी ज्यादा शुद्ध होगी, उसमें संक्षारण या जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। अगर धातु बहुत ही ज्यादा प्योर है तो उसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगती। जैसे हम बात करते हैं रेलवे की पटरियों की, रेलवे के लोहे के, आप देखिए रेलवे की पटरियां सालों साल ऐसी जमीन में बिछी रहती है, बारिश होती है, आंधी आती, हर चीज होती है, लेकिन उनकी पटरियों में ना तो जंग लगती है और ना ही वो
कभी नष्ट होती हैं। आपने देखा होगा कि पटरियां सालों साल ऐसे ही बिछी रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपका लोहा यूज किया जाता है वो एकदम प्योर होता है। धातु जो होती है वो बिल्कुल प्योर होती है, इसलिए उसमें जंग लगने की, संक्षारण करने की कोई भी चांस नहीं रहते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, शुद्ध धातु का प्रयोग करके। तीसरा पॉइंट दे रखा है मिश्र धातु का प्रयोग करके। जैसे आपकी कुछ धातुएं होती है, इसमें अगर हम किसी दूसरी धातु को मिला दें तो दो जो मिश्र धातु हो जाती है, फिर उसमें भी संक्षारण के जो है वो चांस खत्म हो जाते हैं। जैसे हम बात करें स्टील की, तो आपका जो स्टील होता है वो कहाँ से बनता है? आपका वो बनता है आयरन प्लस क्रोमियम। इन दो धातुओं को मिला के जब हम मिश्र धातु बनाते हैं, इसके बाद वो बनती है हमारी स्टेनलेस स्टील। तो जो हमारी स्टेनलेस स्टील होगी, आपने देखा होगा घरों में स्टील के बर्तन होते हैं, उनमें कभी जंग नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक मिश्र धातु होती है जो आयरन और क्रोमियम से मिलने से बनती है। तो इस तरीके से स्टील वगैरह में जंग नहीं लगती है, क्योंकि उसको हम मिश्र धातु के रूप में बनाते हैं। मिश्र धातु के रूप में बना के भी हम संक्षारण को कम कर सकते हैं। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है लेपन विधिकरण, या इसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। इस विधि में क्या होता है, हम धातु की जो चादरें होती है, बड़ी बड़ी चादरें, उन पर किसी विशेष धातु की या किसी विशेष पदार्थ की लेपन कर देते हैं या उसको पॉलिश कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें संक्षारण का जो क्वालिटी होती है वो खत्म हो जाती है, या ऊपर से कोई भी चीज पे इफेक्ट नहीं डालती। देखिए मार्केट में हम लोग देखते हैं लोहे की बाल्टियां आती हैं, उस पर अगर हम देखें ध्यान से तो उस पर ऊपर से एक सिल्वर कलर की परत सी बनी रहती है। क्या होता है, लोहे की बाल्टियां आती है, उन पर सिल्वर कलर की बाल्टियां दिखती हैं। तो उसमें क्या आता है, उस लोहे की चादर को गैल्वेनीकरण प्रोसेस द्वारा लेपन किया जाता है उस पर एक विशेष पदार्थ का, जिससे कि वो धातु संक्षारण से बची रहे, वायु से, मॉइस्चर आने से उस पर कोई रिएक्शन ना हो। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो जाता है किसी भी चीज के लिए, क्योंकि आप बड़ी बड़ी मशीनों के पुर्जे वगैरह अगर इस विधि के द्वारा उसकी चादर बनाने के बाद उसकी मशीन जब बनाई जाती तो उसमें जो संक्षारण की चांस है वो बहुत ही कम रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये संक्षारण का टॉपिक और उसकी उम्मीद जो विधियां हैं बचाव की वो समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपका एक टॉपिक और आता है मिश्र धातु। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मिश्र धातु। अभी जैसे हमने आपको बताया था कि किसी भी धातु में संक्षारण को हटाने के लिए या कम करने के लिए उसकी हम मिश्र धातु बना देते हैं। तो मिश्र धातु में क्या होती है, कोई दो या दो से धातु या दोनों, उन दोनों को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो हमारे पास जो नया प्रोडक्ट मिलके तैयार होता है उसे कहते हैं मिश्र धातु। जैसे अभी हमने आपको बताया था एक एग्जाम्पल, किसमें आपको जो संक्षारण में क्या बताया था, स्टील। जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है वो क्या होती है, दो धातुओं से मिलकर बना होती है। किससे? एक तो आपका आयरन होता है, या हम इसे क्या कह सकते हैं, Fe, और दूसरा आता है हमारा क्रोमियम। ये दो धातुओं से मिलकर बनती है स्टेनलेस स्टील। जब ये दो धातुएं मिलकर मिला दी जाती हैं तो इसे हम कहते हैं मिश्र धातु। या हम कह सकते हैं जो आपका जो स्टील होता है वो एक मिश्र धातु होता है। इसी तरीके से आपका पीतल होता है, वो भी एक मिश्र धातु होता है। वो जस्ता और जिंक, मतलब तांबा और जिंक से मिलकर बनाया जाता है आपका पीतल। तो इस तरीके से बहुत ही होती हैं मिश्र धातु, जिनको दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनाई जाती हैं। तो जो मिश्र धातुएं होती है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई क्या होती है। दो धातु या एक अधातु या दो अधातु, इन सबको मिला के जब कोई भी प्रोडक्ट नया तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं मिश्र धातु। तो उम्मीद करते हैं आपको मिश्र धातु का भी कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।